आज की कहानी है आप बीती। मुंशी प्रेमचंद्र जी इसके लेखक हैं। अब कहानी शुरू करते हैं। साहित्यकारों की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी जरूर आता है जब प्रशंसकों की तरफ से उन्हें ढेरों पत्र प्राप्त होते हैं और वो खुशियों से झूम उठते हैं। यह एक ऐसा वक्त होता है जब लेखक अपनी सारी समस्याओं को भूलकर खुशी का अनुभव करता है। वो पत्थरों के सागर में डूब जाता है और लहरों के साथ कल्पना के नए शिखर पर पहुंच जाता है। उस पल मैं भी कुछ हूँ, यह महत्व महसूस होता है। कुछ ऐसा ही अनुभव मैंने सावन महीने में किया, जब मुझे मेरी रचनाओं की प्रशंसा से भरा पत्र प्राप्त हुआ। इस पत्र में दिल खोलकर मेरी कृतियों की तारीफें की गई थीं। पत्र भेजने वाले खुद एक उत्तम कवि थे। उनकी कविताएं अक्सर पत्रिकाओं में छपती थीं। मैं उनका यह पत्र पढ़कर फूला नहीं समा रहा था। मैं खुशी के मारे उसी वक्त उस पत्र का जवाब लिखने बैठ गया था। उस उत्साह में मैंने जो कुछ भी पत्र में लिखा, इस समय वो याद नहीं है। हाँ, इतना याद है कि उस पत्र में शुरू से अंत तक प्रेम से भरे मीठे शब्द लिखे थे। हालांकि मैं कभी कविता नहीं लिखता था, लेकिन फिर भी मैं शब्दों का जितना सुंदर बना सकता था, मैंने उतना संवार दिया था। यहाँ तक कि पत्र लिखने के बाद जब मैंने उन्हें फिर से पढ़ा तो मुझे कविता बहुत पसंद आई। पूरा पत्र भाव से भरपूर था। 5वें दिन उसी कवि का एक और पत्र मुझे मिला। वो पहले वाले पत्र के मुकाबले और ज़्यादा प्रभावी था। उसमें मुझे प्यारे भैया कहकर पुकारा गया था। साथ ही मेरी रचनाओं की यह सूची और प्रकाशकों के बारे में उनके नाम और पते पूछे गए थे। इसके साथ ही पत्र के अंत में यह भी कहा गया था कि मेरी पत्नी आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक है और आपकी लेखन को पढ़ना पसंद करती है। साथ ही पत्र में यह भी लिखा था कि मेरी पत्नी पूछ रही थी कि आपकी शादी कहाँ हुई है, आपके बच्चे कितने हैं और आपकी कोई फोटो है तो प्लीज भेज दीजिए। वहीं पत्र में मेरे जन्म स्थान और वंश की भी जानकारी पूछी गई थी। पत्र के उसके अंतिम खबर ने मुझे खुश कर दिया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि जब किसी महिला ने अपने मुंह से मेरी तारीफ की थी और यह सुनने का मौका मुझे मिला था। यह सुनकर ऐसा लगा कि कोई मेरी बुरे कर्मों की तारीफ कर रहा है। उस दौरान तारीफ में जितने भी शब्द मुझे याद थे, उन सबको मैंने पत्र में लिख डाला और अपने परिवार और खानदान के विषय में ऐसा जिक्र किया कि जैसे किसी कवि ने कभी राजा का गुणगान नहीं किया हो। मेरे दादाजी एक जमींदार के यहाँ कर्मचारी थे, लेकिन उन्हें मैंने रियासत का प्रबंधक बताया था। वहीं अपने क्लर्क पिता को मैंने दफ्तर का प्रधाना अध्यक्ष बताया। पत्र में किसानी को जमींदारी बताया था। इसके अलावा अपने लेखन की गिनती को तो बढ़ा न सका, लेकिन उनके महत्व को बड़े अच्छे से समझा दिया था। देखा जाए तो अपनी तारीफ करना एक सिरफिरापन है, लेकिन इशारों में यह काम आसानी से किया जा सकता है। खैर, पत्र खत्म हो चुका था और लेटर बॉक्स में पहुंच चुका था। इसके बाद हफ्ते तक कोई भी पत्र नहीं आया। मैंने पत्र में अपने हिसाब से अपनी पत्नी की तरफ से भी कुछ बातें लिखी थीं। उम्मीद थी घनिष्ठता बढ़ेगी,
लेकिन ऐसा लग रहा था कि कहीं वे मुझे मतलबी और सेंटिमेंटल ना समझने लगा हो, इसलिए कोई पत्र नहीं लिखा हो। अश्विन के महीने का तीसरा पहर था। हर तरफ रामलीला का उत्साह था। मैं भी अपने एक दोस्त के घर था। वहाँ ताश की बाजी चल रही थी। अचानक एक व्यक्ति मेरे बारे में पूछते हुए वहाँ मेरा नाम लेते हुए वहाँ आए और मेरे बगल की कुर्सी पर आकर बैठ गया। मैं उसे नहीं जानता था। मैं सोच में था कि आखिर कौन है ये आदमी और यहाँ कैसे आया। मेरे दोस्त लोग भी उन महाशय को देखकर इशारेबाजी करने लगे थे। मैंने विनम्रता के साथ उस महाशय का नाम पूछा। जवाब मिला, मेरा नाम उमापति नारायण है। मैं जवाब सुनते ही खुश होकर उनके गले लग गया। यह कोई और नहीं बल्कि वही कवि महोदय थे जिन्होंने मुझे पत्र भेजा था। मैंने उनसे उनका हाल चाल पूछा, फिर पान और इलायची खिलाई और पूछा कि यहाँ कैसे आना हुआ। उन्होंने जवाब दिया, घर चलिए फिर विस्तार से बताऊंगा। मैं आपके यहाँ से होकर आया हूँ। वहाँ मुझे पता चला कि आप यहाँ हैं, तो मैं पूछता हुआ यहाँ आ गया। फिर मैं फौरन उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। उनके कमरे से निकलते ही मेरे दोस्तों ने इशारे में मुझसे पूछा कि यह साहब कौन है। मैंने दोस्तों को बताया कि ये मेरे नए मित्र हैं। मित्र ने कहा कि थोड़ा सावधान रहिएगा, मुझे ये थोड़े उचक्के लग रहे हैं। मैंने कहा, आपका यह अनुमान गलत है। आप आदमी को हमेशा उसके कपड़ों से जज करते हैं, लेकिन इंसान वस्त्रों में नहीं बल्कि दिल में होता है। मित्र, खैर ये रहस्य की बात है, बाकी आप जाने, मैं आपको बस सावधान कर रहा हूँ। मैंने मित्र की बात पर कोई जवाब न दिया और उमापति जी को अपने घर लेकर आ गया। मैंने उनके लिए बाजार से खाना मंगवाया। इस दौरान उन्होंने अपनी कई सारी कविताएं मुझे सुनाई। कविताएं सुनाते वक्त उनकी आवाज़ बहुत मनोहर और मीठी लग रही थी। हालांकि कविताएं तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मैंने उनकी कविताओं की तारीफ के पुल बांध दिए। मैं खुशी के मारे उनकी कविताओं की वाह वाही करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मानो मुझसे बढ़कर कोई काव्य प्रेमी नहीं है। शाम के वक्त हम दोनों रामलीला देखने गए। वहाँ से लौटकर आने के बाद मैंने उन्हें खाना खिलाया। इसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि वह इस वक्त कानपुर जा रहे हैं अपनी पत्नी को लेने के लिए। उनका मकान कानपुर में है। उन्होंने उस वक्त अपने विचार को साझा करते हुए बताया कि इनकी इच्छा है मासिक पत्रिका निकालने की। उन्होंने बताया कि प्रकाशक कविताओं के लिए 1,000 रुपये देते हैं, लेकिन उनकी इच्छा है कि वे कविताओं को पत्रिका में क्रमशः निकालें, फिर अपने ही पैसों से पुस्तककार प्रिंट करवाएं। उमापति ने यह भी बताया कि उनकी जमींदारी कानपुर शहर में है, लेकिन वो साहित्यिक जिंदगी बिताना चाहते हैं। उन्हें जमींदारी से नफरत है। उनकी पत्नी लड़कियों के एक स्कूल में प्रधानाध्यापिका है, उन्होंने बताया। यह सारी बातें देर रात तक चलती रहीं। अधिकांश बातें उस दिन की याद नहीं है। हाँ, बस यह याद है कि हमने अपने भावी जिंदगी का एक प्रोग्राम बना लिया था। उस वक्त मैं अपनी किस्मत को सराह रहा था कि घर बैठे बिठाए मुझे भगवान ने एक अच्छा दोस्त भेज दिया। हम लोगों को बार बार बात करते करते लगभग आधी रात यूं ही बीत गई थी। उन्हें अगले दिन सुबह 8 बजे निकलना था। जब मैं सोकर उठा तो सुबह के 7 बज रहे थे।